अच्छा जी, दिस इज वकास इकबाल। तारुफ में जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब टॉक्स जो हमारी हैं, मेरी और मियां शफीक की, वहां जाके आप सुन सकते हैं। हमारे पास है आज पाकिस्तान अफेयर्स का पहला लेक्चर। ये कोर्स, जैसा कि आप लोगों को मैसेजेस में बताया जा चुका है, 5 वीक्स इसका ड्यूरेशन है और इसमें हमने CSS 2021 की तैयारी करनी है। तो मैं आपको पहले इसकी एक स्कीम समझा दूं। देखें, पाकिस्तान अफेयर्स का कंपलसरी जो पेपर है, ये एक चैलेंजिंग पेपर इस लिहाज से है कि इसमें स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके नंबर नहीं आ रहे होते। तो दैट मीन्स दे लैक डायरेक्शन, दैट मीन्स दे रिमेन अनएबल टू अंडरस्टैंड द स्कीम ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस कोर्स, राइट? तो अब अच्छा, बोर्ड पे भी मैंने कुछ खास नहीं लिखा हुआ, तो ब्लर है, तो हम इस इशू को रिजॉल्व कर रहेंगे। आज ये हमारा नया क्लासरूम है, तो इसमें हमने स्टैंड वगैरह फिक्स किया है, तो जो शुरू में थोड़े से इश्यूज आते हैं वो कभी कभी हो जाते हैं, तो डोंट वरी अबाउट द बोर्ड। जब मैं बोर्ड को रीडिजाइन कर लूंगा तो फिर आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, इस पे वर्कआउट नया करूंगा। अच्छा, अब इसमें पहली चीज ये है कि एक हिस्सा है इसके, अगर सिलेबस को देखा जाए, उसको कहते हैं पार्टीशन, प्री पार्टीशन, 1857 से 1947 तक का। ये वाला जो पाक अफेयर्स का पोर्शन है, जब तक सिलेबस नहीं बदला था 2015 में, पहले ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो इसी एरिया से आते थे, जिसका के नाम है प्री पार्टीशन, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो इशू होता था या टॉपिक होता था वो था टू नेशन थ्योरी, और फिर बाकी उसके साथ एसोसिएटेड टॉपिक थे खिलाफत मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, 14 पॉइंट्स, नेहरू रिपोर्ट, एटसेट्रा। अब ये है शामिल सिलेबस में, लेकिन इसको 2 बुलेट्स में बड़ा कंप्रेस करके दिया हुआ है, तो स्टूडेंट को नॉर्मली समझ नहीं आ रहा होता कि इसमें से क्या करना है और क्या नहीं करना। वो मैं आपको एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा, लेकिन बहरहाल प्री पार्टीशन इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स सिलेबस along with the other parts which I am going to explain right now. फिर है जी पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन में है 1947 टिल टुडे। अब पाकिस्तान बन गया 1947 में, पाकिस्तान बन जाने के बाद 47 से लेके अब तक के तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या इश्यूज आए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहे, वगैरह वगैरह, और फिर इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के रिलेशन विद नेबर्स एंड फ्यू सुपर पावर्स भी इसी का हिस्सा हैं। इसके अलावा इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस आ जाते हैं, कभी कभार कोई लीगल चैलेंजेस का क्वेश्चन भी आ जाता है, बट दैट हैपेंस वेरी सेल्डम, वेरी ऑफन। अब आता है जनाब आखिरी इसमें पोर्शन, वो है पाकिस्तान कंटेम्पररी अफेयर्स। पाकिस्तान कंटेम्पररी अफेयर का मतलब यह है कि पाकिस्तान का एक अपना भी करंट अफेयर है। वो कैसे, इस साल पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पिछले साल 2019 में पाकिस्तान में क्या होता आया। मिसाल के तौर पे कश्मीर का इशू बड़ा हाईलाइट रहा। कोविड-19 वाले क्राइसिस की वजह से हेल्थ सिक्योरिटी ना सिर्फ एक कंसर्न बन के सामने आया, बल्कि सेंट्रल प्रोविंस रिलेशनशिप जो है 18th अमेंडमेंट के बाद, उसके अंदर कुछ नए इश्यूज सामने आए कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है लॉकडाउन करना है, फेडरल गवर्नमेंट कह रही है लॉकडाउन स्मार्ट करना है, तो ये सारे गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आए। लास्ट ईयर 2019 के इश्यूज डिफरेंट हैं, बट वो भी कंटेम्पररी अफेयर ऑफ पाकिस्तान में कंसिडर होंगे, और जो 2020 में होता रहा है पाकिस्तान में, वो भी पाकिस्तान के हालात हाजरा में शामिल है। अब पाकिस्तान अफेयर्स में अगर अच्छा स्कोर करना है, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको इन 3 डायमेंशंस को प्रिपेयर करना होगा। एक मैसेज आया, आई कांट लिसन टू यू सर। आपके भाई अपने इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होगा, बाकी सब लोग सही सुन रहे हैं मुझे। अच्छा, अब सिलेबस में देखें प्री पार्टीशन में क्या है, अब मैं आपको उसमें बताता हूं। प्री पार्टीशन के जितने टॉपिक्स हैं ना, उनको हम समझने के लिए इसी तरह की एक और स्कीम बनाते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बना के सिलेबस की बताई है। अब उस स्कीम के लिए इसी तरह का टी डायग्राम एक बनाएंगे, और उसमें मैं इंडियन नेशनलिज्म और फर्दर उसकी 2 ब्रांचेस आपको डिफाइन करूंगा, और फिर आगे बताऊंगा कि किस तरह से प्री पार्टीशन वाले पोर्शन को पढ़ा जाए, उसके अंदर दिए गए टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो फिर स्कोर भी लिया जा सकता है और अपनी
प्रिपरेशन की डायरेक्शन को भी सही रखा जा सकता है। अगर हम पेपर्स के ट्रेंड की बात करें, देयर इज अ डिस्टॉर्शन, आपके अपने कनेक्शन का प्रॉब्लम है, राइट। अगर हम पेपर्स की बात करें तो पेपर्स में ये है कि 2016 में जब नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर आया तो 8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से प्री पार्टीशन के आ गए और बाकी क्वेश्चंस आ गए पोस्ट पार्टीशन के। 7 क्वेश्चन में, सॉरी, 3 क्वेश्चन पोस्ट पार्टीशन के, 4 क्वेश्चन प्री पार्टीशन के आ गए। तो वो तमाम टीचर हजरात जो सारे का सारा फोकस प्री पार्टीशन पे रखते थे या उन्हें बीइंग ए हिस्टोरियन आता ही प्री पार्टीशन था, तो उनका ख्याल ये बना कि अब आगे भी इसी ट्रेंड पे पेपर आएंगे। लेकिन जब 2017 का पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर CSS का आता है, आप जाके पेपर देख सकते हैं किसी भी जगह से डाउनलोड करके, वो पेपर एंटायरली डिफरेंट था। एंटायरली डिफरेंट वो इस तरह से था कि सारे के सारे सवाल पोस्ट पार्टीशन से आ गए, एक सवाल भी प्री पार्टीशन का नहीं आया। हम जरा बोर्ड पे वर्कआउट कर रहे थे, गलती से हमने जो ब्लैक मार्कर बोर्ड के लिए नहीं होता वो यूज कर लिया, तो फिर उसको रिमूव करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन कोई बात नहीं, नेक काम में शुरू में बहुत रुकावटें आती हैं, दुनिया चाहती ही नहीं है कि नेक काम हो। तो मैं आपको ला रहा हूं इंडियन नेशनलिज्म की तरफ। प्री पार्टीशन वाले कोर्स को या उस पोर्शन को अंडरस्टैंड करना, उसकी स्कीम को जरूरी है, फिर ही आप उसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकेंगे। अंग्रेज काबिज हुए 1857 के बाद, इंडियन एक्ट आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म और ब्रिटिश टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, ब्रिटिश कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया गया पूरे इंडिया को। तो फिर इसका नाम ठहरा ब्रिटिश इंडिया। जना कायदे आजम का जो पासपोर्ट था उस पर लिखा हुआ है बाकायदा मोहम्मद अली ब्रिटिश इंडिया। तो ये एक इसकी मिसाल है कि 1857 से लेकर के 1947 तक जो है हमारे पास जो दौर है वो ब्रिटिश इंडिया का दौर है। अब ब्रिटिश इंडिया के अंदर पहले रेजिस्टेंस जनरेट हुई। अब जो रेजिस्टेंस जनरेट हुई वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स यानी फॉरेनर्स जिन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है आके इस पूरी टेरिटरी को, तो यहाँ के लोकल्स जो हैं, यहाँ के रहने वाले जो नेशनल्स हैं, वो तो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, जैन हैं, सारे हैं। तो उन्हें अपने मुल्क को आजाद करवाना है ब्रिटिश राज से, राइट। अब उसको हम कहेंगे इंडियन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मींस कौमियत। कौमियत मीन जब एक नेशन कौन होती है? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, दे हैव सिमिलर फीचर्स एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस, ईदर बिकॉज ऑफ सेम कल्चर और बिकॉज ऑफ सेम लैंग्वेज और बिकॉज ऑफ सेम रिलीजन और बिकॉज ऑफ द सेम हिस्ट्री। देयर कैन बी एनी एस्पेक्ट जिसकी वजह से वो एक नेशन है। तो जब एक नेशन अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दे, एक मूवमेंट शुरू कर दे, तहरीक चलाए, तो उसको कहा जाता है नेशनलिज्म। यहां पे एक बारीक सा डिफरेंस है पेट्रियोटिज्म में और नेशनलिज्म में। पेट्रियोटिज्म का उर्दू तर्जुमा है हुब्बुल वतनी। पेट्रियोटिज्म इज जस्ट ए फीलिंग। वो नेशनलिज्म से मुख्तलिफ इस तरह से है कि नेशनलिज्म एक तहरीक है, मूवमेंट है, उसमें आपको गोल्स अचीव करने, मकासद हासिल करने, जबकि पेट्रियोटिज्म में कोई मकसद हासिल नहीं करना, बल्कि आपने जो है अपने एक एफिलिएशन, एक फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन है विद योर होमलैंड। तो इंडियन नेशनलिज्म शुरू हुआ। अब इंडियन नेशनलिज्म फर्दर डिवाइड हो जाता है 1905 से। अब कौन से इवेंट्स है मैं आपको हल्का सा बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा। हिंदू नेशनलिज्म में और मुस्लिम नेशनलिज्म में। जब इंडियन नेशनलिज्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, हिंदू और मुस्लिम नेशनलिज्म, तो इसको हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इंडिया का जो मिली नगमा है, जो नेशनल सॉन्ग है, वो कभी ना कभी आपने टेलीविजन पे या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सुना होगा। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये है गुलिस्तान हमारा। ये अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। अब आपके जहन में अजीब सा ख्याल आएगा, हम अल्लामा इकबाल को पोइट ऑफ द ईस्ट कहते हैं, हम उसे मुफक्किर पाकिस्तान कहते हैं, ड्रीम पाकिस्तान का उन्होंने देखा, पाकिस्तान के आइडिया को कॉन्टेक्चुअलाइज उन्होंने किया। तो ये कैसे भाई? देखें, पोइट जो होता है
वो जो सोसाइटी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उससे ऑब्जर्वेशन लेता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है, और फिर अपनी उस ऑब्जर्वेशन को जो वो देखता है कि लोगों में फील क्या है, उसको वो फिर शायरी के एक खास अंदाज में लिखता है। तो जब 1904 या 5 में अल्लामा इकबाल ने ये पोएम, ये नज़म, ये गीत लिखा जो आज भी इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, तब सिर्फ था इंडियन नेशनलिज्म। तब उसकी दो पार्टीशंस नहीं हुई थी, यानी कि मुस्लिम नेशनलिज्म अलग नहीं था और हिंदू नेशनलिज्म अलग नहीं था। अब क्या होता है, 1905 में एक वाकया होता है, आप लोगों को नाम जरूर उसका पता होगा। उस वाकये का नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी जो बंगाल प्रोविंस, जो आज का बांग्लादेश और जो इंडियन बंगाल प्रोविंस है, इस सारे को मिला दें तो ये एक प्रोविंस था और बहुत बड़ा था। अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश जो रूलर्स थे, उन्होंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने का फैसला किया। उसकी वजह यह थी कि यहाँ पे एक फेमाइन, एक बहुत बड़ा कहत आया था और जो नुकसान हुआ था, तो विजिट किया उस वक्त के वायसराय ऑफ इंडिया ने, और उसको समझ आ गई कि इस इतने बड़े प्रोविंस को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसको दो हिस्सों में एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड कर देना चाहिए। उस वाक़े को हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से 1911 तक, 1911 तक चली। लेकिन इस 5-6 साल के अरसे में जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, उनकी तरफ से बहुत शदीद मुखालफत हुई इस पार्टीशन की, इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की। क्यों? उसकी वजह यह थी कि जो बंगाल के अर्बन एरियाज थे, शहरी इलाके थे, वहां पर एजुकेटेड क्लास में हिंदूज थे, यानी लॉयर्स, यानी प्रोफेसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, और जो रूरल क्लास थी वहां पे मुस्लिम्स ज्यादा थे। अब इस रूरल क्लास को अपना जो भी ये अपना अनाज और स्टॉक वगैरह रखते थे वो बेचना होता था उनको, और दोनों तरफ को फिर फायदा होता था, लेकिन ऑब्वियसली अर्बन क्लास को ज्यादा फायदा होता था। तो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो डिक्रीज हो रहा था अर्बन हिंदूज का, जो बंगाल में रहते थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट, क्विट इंडिया नहीं सॉरी बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ये शुरू किया गया। शुद्धि मूवमेंट शुरू की गई कांग्रेस की तरफ से और सख्त मुखालफत की गई। अब उस मुखालफत का नतीजा क्या निकला कि 1906 में पहले शिमला डेलीगेशन जाता है और फिर 1906 दिसंबर में ढाका में, अगेन बात बंगाल की हो रही है और ढाका बंगाल में आता है। इसी ढाका में नवाब वकारुल मुल्क, जो कि एक उस वक्त के नोबल मुस्लिम लीडर थे, पॉलिटिकली और सोशली एक्टिविस्ट थे, उनके घर पे उस शिमला डेलीगेशन में जाने वाले मुस्लिम लीडर्स का एक मीटिंग, एक इजलास हुआ, और वहां से जो चीज निकल के सामने आई उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो यहां से डिवाइड हो जाता है इंडियन नेशनलिज्म दो हिस्सों में, हिंदू नेशनलिज्म में और मुस्लिम नेशनलिज्म में। बीच में चंद एक वाकयात हैं, जैसे कि लखनऊ पैक्ट का 1916 में होना, जिना का दोनों पार्टीज का एट द सेम टाइम मेंबर होना, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी। लेकिन आप सबको पता है कि 1916 वाला लखनऊ पैक्ट ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सका। बाद में नेहरू रिपोर्ट आई और नेहरू रिपोर्ट का काउंटर वर्जन जिना ने दिया, 14 पॉइंट्स ऑफ जिना। उसके बाद फिर हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं, गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन में हुई। बीच में एक इवेंट अलीगढ़ मूवमेंट का है और एक खिलाफत मूवमेंट का है। खिलाफत मूवमेंट में अगेन हमें थोड़े अरसे के लिए इंडियन नेशनलिज्म नजर आया था, पर बहुत जल्दी वो कोलैप्स कर गया और गांधी जी ने पार्ट्स हिज वेज, क्योंकि उनको भी जेल में बंद कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। फिर वो इसी गारंटी पे बाहर आए थे कि हम अब फर्दर खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो जौहर ब्रदर्स ने मूवमेंट चलाई थी, वो भी बाद में इंडियन नेशनलिज्म का एम्बलम नहीं बन सकी, वो भी स्प्लिट होके हिंदू और मुस्लिम नेशनलिज्म की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि
जो गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो इस मकसद के लिए होती हैं कि अब इंडिया में एक तो एजुकेटेड क्लास डेवलप हो गई थी, और वो एजुकेटेड क्लास वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंगली डेवलप हुई। वो सिविल सर्विस में भी आने लग पड़े थे, मुस्लिम्स कम थे, हिंदू ज्यादा थे, लेकिन आने तो लग पड़े थे इंडियंस। तो एक अवेयरनेस थी कि अब एक नया सिस्टम होना चाहिए जिसमें इंडियंस के पास पावर ज्यादा होनी चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो इंडिया को चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ ए स्टेट। किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई लॉ नहीं हो सकता। तो अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कंसल्टेशन करनी थी ब्रिटिश रूलर्स ने, वो कंसल्टेशन जो है करने के लिए 3 कॉन्फ्रेंसेस का अरेंजमेंट किया गया इंग्लैंड के अंदर 1929, 1930 एंड 1931। लेकिन इनका कोई रिजल्ट बहरहाल नहीं निकला, और मुस्लिम्स और मतलब मुस्लिम नेशनलिज्म और इंडियन हिंदू नेशनलिज्म एक दूसरे को काउंटर वर्जन देते रहे, और इसका कोई एक कॉमन वर्जन नहीं आ सका कि इंडिया के लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बिल आखिर खुद ही ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था एक्ट ऑफ इंडिया 1935। अब ये था वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंडिया को मिला, जो कि इसके ब्रिटिश रूलर्स ने दिया। और फिर जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के बाद इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी प्रोविजनली यानी आर्जी तौर पर इसी कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़े से चेंजेस के साथ अडॉप्ट किया, जब तक कि ये दोनों स्टेट्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती। अभी मैं आऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आपको लेके, पहले जरा इसको रैप अप कर लेते हैं हम। इसके बाद क्या होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन होते हैं तो 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आती है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का मतलब यह है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भी और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज नहीं हैं वहां पर भी इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है सीट्स मिल जाती हैं और उनकी गवर्नमेंट आती है। और उनकी गवर्नमेंट आती जब है तो उनकी गवर्नमेंट चली है 2 साल, 1937 से 1939 तक। ये 2 साल जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के हैं ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आज मोदी के 7 साल हो चुके हुए हैं। यहां से 2 नेशन थ्योरी के जो आइडिया है उसको स्ट्रेंथ ज्यादा मिली। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम हमेशा जब भी 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे जहन में जिन्ना का ख्याल आता है, हमारे जहन में सर सैयद अहमद खान का ख्याल आता है, हमारे जहन में अल्लामा इकबाल का ख्याल आता है। पर याद रखें सीएसएस में अगर आपने स्कोर गेन करना है तो स्कोर गेन करने के लिए डिफरेंस क्रिएट करना होता है, आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ सोच के लिखना होता है, या कम से कम सेम चीज के बताने का अंदाज मुख्तलिफ कर देना होता है। तो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, आप सबने नाम सुना होगा डॉक्टर शशि थरूर का। नाम सुना है? आई होप सो। अगर किसी एक ने भी सुना है, जितने लोग चैट में हैं तो लिख दें जरा, मैं जब तक पानी पी लूं। यस, आई एम ग्लैड समबडी नो। तो डॉक्टर शशि थरूर एक बहुत बड़ा नाम है। आजकल वो इंडियन कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी वाली, उसकी तरफ से लोकसभा यानी उनकी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ लोकसभा इंडियन नेशनल असेंबली, कम लोग होते हैं डॉक्टर शशि थरूर जैसे, जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, जो लिटरेचर पे भी कमांड रखते हैं और बुक्स लिखी हुई हैं, जिनको पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स और पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी और इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नेक्सस का बेहतरीन पता है। ही इज वन ऑफ द वर्स्ट क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कहते हैं अंग्रेजों को कि आप हमें लेक्चर मत दें कि आपने इंडिया को डेवलप करके दिया, इंडिया के लिए इंपीरियलिज्म अच्छा था, आपने खुद को डेवलप किया ऑन द कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त। अभी मैं आपको लेके चलता हूं रिसेंटली
जी लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है जयपुर सिटी इंडिया में, और वहां पर डॉक्टर शशि थरूर चूंकि काफी बुक्स के ऑथर्स हैं, इन्हें बुलाया गया था और इनके सेशन का नाम था शशि ऑन शशि, यानी इनके साथ कोई और बंदा नहीं बिठाया था इनकी बुक्स पे कमेंट करने के लिए, इन्हीं को बुलाया गया था और इनसे ही सवाल किए जा रहे थे। तो वहां पे इन्होंने जो इस वक्त माहौल बना हुआ है मोदी गवर्नमेंट के अंदर, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो बिल्कुल टू नेशन थ्योरी के साथ रिलेट करती है, जिस तरह टू नेशन थ्योरी कहती है कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एक सेपरेट नेशन है बाय ऑल डिजाइन, इसी तरह हिंदुत्व की तहरीक और आइडियोलॉजी भी यही कहती है कि हिंदूज आर डिफरेंट नेशन बाय ऑल डिजाइन, राइट। तो ये उसको एक्सप्लेन करते हैं कि Muslim League and Muslims were not the first to inculcate or to generate the idea of two nation theory, or Muslims are a separate nation on the basis of religion, right? ये कौन था? ये एक हिंदू लीडर था राइट विंग का। अब वो कौन था? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक बंदा था, उसका नाम मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मुझे जबानी नहीं याद रह सका। वीर सावरकर उसका नाम है, और वो क्या कहता है? राइट विंग लीडर वीर सावरकर was the first to come up with the two nation theory 3 years before the Muslim League passed the Pakistan resolution. अब सावरकर कहता क्या है? सावरकर said a Hindu was somebody for whom India was his पितरा भूमि, the land of his ancestors. सावरकर के नजदीक हिंदू के लिए इंडिया क्या है? इंडिया पितरा भूमि यानी वो जमीन है जो उसके बुजुर्ग और पुरखों की है। फिर आगे वो कहता है एंड इट इज ऑल्सो हिज पुण्या भूमि, हिज होली लैंड। पुण्या भूमि मीन्स ये उसकी मुकद्दस जमीन भी, यानी उसकी रिलीजियस एफिलिएशन, उसका जो मजहबी लगाव है, उनसियत है, वो भी इसी जमीन इंडिया से है। सो बाय दैट डेफिनेशन हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जैन्स फिल्ड बोथ द कैटेगरीज, यानी पितरा भूमि हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और पुण्या भूमि भी उनके लिए इंडिया है, हिंदूज के लिए, सिख के लिए, जैन के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। बट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस डिड नॉट, यानी मुसलमान और क्रिश्चियन जो इंडिया में रहते आ रहे हैं नस्ल दर नस्ल से, वो इंडिया ना तो उनके लिए उनके एंसेस्टर्स की जगह है और ना ही इंडिया उनके लिए होली प्लेस है। वो कहते हैं मुस्लिम्स की होली प्लेस तो खाना काबा है, उधर जाएं, इधर क्या कर रहे हैं, राइट। तो यही वजह है कि आज इंडिया के अंदर आपने टीवी पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे। एक बंदा आ रहा है, उसके हाथ में गोश्त का छापर था, उसमें चिकन का गोश्त था, लेकिन उसको कुछ लोगों ने घेर के मारना शुरू कर दिया। क्या जी, ये तो जी गाय का गोश्त लेके जा रहा था। क्यों? क्योंकि आज मोदी के दौर में पूरी कैंपेन चलाई है आरएसएस वालों ने। कैंपेन का नाम क्या है? एंटी काउ स्लॉटर। फिर वो कैंपेन चला रहे हैं रिकन्वर्जन, यानी हिंदू हो जाओ। इंडिया ने पिछले 72-74 सालों में किया ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया, अब देखें टू नेशन थ्योरी का बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और टू नेशन थ्योरी का बजाहिर थ्योरेटिकली ताल्लुक नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस स्पेशली इन द एरा ऑफ मोदी बिल्कुल टू नेशन थ्योरी से ताल्लुक है। क्यों? इंडिया ने यह मॉडल बेचा दुनिया को बड़ी कामयाबी से कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां पे एक ऐसा आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिलीजन के बेस पे सिटीजन को सिटीजनशिप नहीं देता। हर रिलीजन का मानने वाला अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में अपने रिलीजन को फॉलो करेगा, लेकिन वो उतना ही इंडियन है जितना कि हिंदू इंडियन है, जितना कि सिख इंडियन है। पर हमने देखा है, तारीख गवाह है कि इसी इंडिया में सिखों का भी कत्लेआम हुआ, इसी इंडिया में बार बार, और अब भी हो रहा है, मुस्लिम्स का भी कत्लेआम हुआ, इसी इंडिया में क्रिश्चियंस को जिंदा जला दिया गया। लेकिन
वो कौन सा मॉडल सेल करते रहे? सेकुलरिज्म का। अब हुआ ये है कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो 2014 से आई है, पहली बात तो ये कि 1986 के बाद पहली दफा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को इतनी ओवरवेलमिंग सीट्स मिली कि उन्होंने विदाउट कोलिशन, मतलब कोलिशन है, छोटी कोलिशन है, ज्यादा डिपेंडेंट नहीं वो कोलिशन पे, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। और जितना अच्छा एंटी पाकिस्तान कंटेंट की मार्केटिंग मोदी ने की है, उतना अच्छा आज तक इंडिया की 74 साल हिस्ट्री में कोई लीडर नहीं कर सका। तो अब ये चीजें ना सिर्फ ओपनली हो रही इंडिया में, बल्कि विद द पेट्रनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड द सर्विंग गवर्नमेंट हो रही हैं। फर्क ये है। तो अब वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सेकुलरिज्म की चादर इंडिया ने डाल रखी थी अपनी इन तमाम मेल प्रैक्टिसेस के ऊपर, तो अब वो चादर हट गई है। और आज के इंडिया में सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो उन्होंने बदला, आज के इंडिया में उधर मुजाहरे हो रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने कि इधर जो हॉल में लीडर्स की तस्वीरें लगी, उस तस्वीरों में से जिन्ना की तस्वीर हटा दी जाए। हालांकि उधर इसलिए तस्वीर नहीं लगी कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, जो भी उस वक्त का लीडर वहां पर एड्रेस करने, तकरीर करने, किसी तकरीब में चीफ गेस्ट बन के आता था, तो उसकी पिक्चर लगती थी वहां। गांधी की भी है, नेहरू की भी है, और भी हिंदू लीडर्स की है। लेकिन क्योंकि पोलराइजेशन, हिंदुत्व की तहरीक चला दी गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो इंडिया का लोकल लेवल पे गुंडागर्दी पॉलिटिक्स वाला चेहरा बन के सामने आ गया है, और उसका पॉलिटिकल विंग बीजेपी जो है इस वक्त हाइपर एक्टिव हो गया है। और बीजेपी में जो सेन वॉइसेस हैं, जो सेकुलर वॉइसेस हैं, उनको खुडे लाइन कर दिया गया है, जैसे कि खुशवंत सिंह, जैसे कि एलके अडवाणी। वैसे कोई इतना अच्छा तो नहीं था एलके अडवाणी, लेकिन फिर भी वो मच बेटर देन मोदी था। तो कहने की बात ये है, अब इवेंट्स प्री पार्टीशन वाले हों या इवेंट्स आज के दौर के इंडिया में पोस्ट पार्टीशन वाले, मोदी के अंडर जो इंडिया है उसमें हों, ये जस्टिफाई कर रहे हैं, सच साबित कर रहे हैं टू नेशन थ्योरी को। और इसमें एक नया एंगल ये भी सामने आ चुका है कि टू नेशन थ्योरी को प्रमोट करने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं थे। ये आज तक जो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, आप बॉलीवुड की बनाई हुई मूवी जाके देख लें। मूवी का नाम है मुल्क। मैं मूवी की स्टोरी इधर नहीं बताऊंगा, आप देखें। उधर मुस्लिम्स पे ऐसे ही इल्जाम लगते हैं। किस वजह से? कि ये तो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, ये तो टू नेशन थ्योरी के सपोर्टर थे, तो इधर क्यों रह गए? नहीं, टू नेशन थ्योरी के सपोर्टर हिंदू भी थे, पर उनका कहना यह है हिंदुत्व वालों का कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान और कुछ और स्टेट्स के भी हिस्से आ जाते हैं, वो सारे का सारा सिर्फ हिंदुओं का है। जैसे हम कहते हैं ना इस्लाम पैनिज्म, इसी तरह इधर हिंदू पैनिज्म की बात की जा रही है, यानी सिर्फ हिंदू रहेंगे। उनका कहना है कि दुनिया में क्रिश्चियंस के लिए देश मौजूद हैं, दुनिया में मुसलमानों के लिए अलग देश मौजूद हैं, तो हिंदुओं के लिए अलग देश क्यों नहीं? लेकिन सारी मार्केटिंग जो 70-75 साल इंडिया ने की है अपनी, वो की है सेकुलरिज्म के ऊपर। अब इंडिया का सेकुलरिज्म की जो एक उसने एक शाइनिंग इंडिया का फेस दिखाया हुआ था, वो फेस टार्निश हो गया हुआ है। इसी वजह से एज ऑफ टुडे टू नेशन थ्योरी डिबेट्स में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने का इम्कान बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको ओवरव्यू इसका दिया। ये अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जितने, अगर प्री पार्टीशन वाला पोर्शन अच्छा तैयार करना है, सीएसएस में अच्छे नंबर लेने हैं, तो उसमें मौजूद जो इवेंट्स हैं उसको आपने इन दो लेंसेस से देखना पड़ेगा। यानी एक लेंस है हिंदू नेशनलिज्म और एक लेंस है मुस्लिम नेशनलिज्म। फिर आप एनालिसिस भी अच्छा कर सकेंगे, फिर आप आर्ग्यूमेंट्स भी अच्छे डेवलप कर सकेंगे। और इसी डॉक्टर शशि थरूर ने कहा कि जब पार्टीशन हो रही थी तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर ऑल लीडरशिप, चाहे वो कांग्रेस की थी या मुस्लिम लीग की थी या दूसरे लीडर्स से, यही था कि विल रिलीजन गोइंग टू डिटरमिन the fate of nationhood? The answer is yes. 47 में भी यही हुआ,
और आज भी यही हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है और जिसको मोदी जी आजकल फुल टाइम प्रमोट कर रहे हैं, ये तो बीच में कोविड-19 का सिलसिला आ गया और इज्जत बच गई, नहीं तो दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर, हर शहर में मुजाहरे हो रहे थे। तो वो फिर टू नेशन थ्योरी की तरफ ही बात जा रही है। अब इंडिया के अंदर भी इसमें बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं और ये $1 मिलियन क्वेश्चन है CSS 2021 के लिए। जी कुछ कमेंट्स वगैरह अगर आप मुझे बता दें, मैं एड्रेस कर सकूं। सेपरेट स्टेट आपसे देखा गया है, तो ये मिस्टर शेट्टी किसका क्लेम कर सकते हैं कि ये संघी ने टू नेशन थ्योरी का जो प्राइस इधर से हुआ? नहीं, ये वाला दोबारा बोलना, मुझे समझ नहीं आई बात। सर, Schwarzenegger's role in politics was seen after Muslim had already started their quest for a separate state. How does Mr. Shetty claims that it was a Sanghi who gave rise to two nations? अच्छा, गुड। अच्छा जी, ये जो सवाल किसी ने लिखा था कि जी सावरकर साहब पे किस तरह से ये इल्जाम लगाया जा सकता है शशि थरूर की तरफ से कि उसने क्लेम की है ये बात, हालांकि मुस्लिम्स तो उससे पहले स्ट्रगल शुरू कर चुके हुए थे। देखें, मुस्लिम्स की जो स्ट्रगल 1940 की रेजोल्यूशन से पहले वाली थी, क्योंकि ये सावरकर ने बाद 1937 में की है, उससे पहले खुतबा इलाहाबाद 1936 में हमें आता है, मिलता है अल्लामा इकबाल की तरफ से। Allama Iqbal was also known as Hindu-Muslim Unity Ambassador. Jinnah was also known as Hindu-Muslim Unity Ambassador. Sir Sayyid was also known as Hindu-Muslim Unity Ambassador. But the turn of events and the political circumstances and the behavior of Hindu majority changed their mind. जब जिन्ना जैसा इंग्लिश बोलने वाला, इंग्लिश लॉ, कॉमन लॉ पढ़ने वाला, उसकी प्रैक्टिस करने वाला लॉयर अपना माइंड बदल सकता है, तो दैट मीन्स उस वक्त के हालात में इस तरह के मामलात जरूर थे कि ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर थे, इन्हें अपना रास्ता चेंज करना पड़ा। तो पाकिस्तान नाम का लफ्ज और अलहदा मुल्क का मुतालबा, यानी डिमांड ऑफ सेपरेट होमलैंड, ये सामने आती है 1940 और उसके बाद। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जनाब पाकिस्तान की तहरीक पहले चलाई जा चुकी थी। पहले मुस्लिम्स के राइट्स की बात हो रही थी विद इन इंडिया, और उन राइट्स को अगर मैं कॉन्सेप्ट की फॉर्म में बयान करूं तो आप कहेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी। इवन अल्लामा इकबाल ने जो 1936 का इलाहाबाद एड्रेस किया, उसमें भी इसी ख्वाब का इजहार किया था कि ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज हैं, इनको विद इन इंडिया एक यूनियन बना दिया जाए और इनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, ज्यादा इख्तियारात दे दिए जाएं, ताकि ये अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। तो इस वजह से डॉक्टर शशि थरूर ने कहा, मैं कोई डॉक्टर शशि थरूर का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर शशि थरूर बहुत बड़ा नाम है और उनकी बात मुस्तनद ना सिर्फ बॉर्डर के इस तरफ, हमारी तरफ, उस तरफ, बल्कि वेस्ट में भी समझी जाती है और वो दलील से बात करते हैं। अगर अभी भी आपके जहन में कोई इबहाम बाकी है तो डॉक्टर शशि थरूर का फेसबुक पे पेज मौजूद है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने भी उनसे 1-2 सवाल पूछे थे, आप जाके ये सवाल उनसे पूछ लें और हवाला दे दें कि आपने जी लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में शशि ऑन शशि वाले सेशन में ये बात कही थी, तो जरा समझा दें, वो आपको जवाब जरूर दे देंगे। ठीक है जी। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह आपका एक नाम है ऑफिशियल और घर वाले आपको निक नेम से भी पुकारते हैं, बंदा तो एक ही होता है ना। तो टू नेशन थ्योरी और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान चिप ऑफ द सेम क्वाइन है। जब 1940 के बाद ये चीज पाकिस्तान वर्ड के साथ एसोसिएट हो गई तो इसको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहा जाने लगा। इससे पहले टू नेशन थ्योरी इसलिए कहा जाता था कि जब जब कोई क्लैश बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया आता था और उसको सॉर्ट आउट करने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती थी, तो फिर सेपरेट एक साइड डेवलप होती थी और दूसरी साइड भी होती थी, तो इसको टू नेशन थ्योरी कहते थे। जी जनाब। 1935 के एक्ट से पहले मुख्तलिफ लॉ पैकेजेस थे छोटे छोटे, जैसे 1909 में था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, इसके बाद
चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी थी, और उससे पहले 1862 का कौंसिल, इंडियन कौंसिल एक्ट था, फिर उसके बाद भी एक एक्ट था। तो इस तरह के शॉर्ट जो लॉ पीसेस थे या लॉ अरेंजमेंट्स थे, उनके थ्रू इंडियंस को गवर्न किया जा रहा था, क्योंकि सारी की सारी गवर्नमेंट, सारी की सारी पावर ब्रिटिशर्स के पास थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत तो तब पेश आई ना कि जब इंडियंस के साथ लोकल लेवल पे पावर शेयर की जाने लगी। जी, इसके लिए आपको थोड़ी देर बाद 5:30 बजे है ना साथ हमारा करंट अफेयर का। ये जो आपके सवाल है ना कि करंट अफेयर के टॉपिक और पाक अफेयर के टॉपिक में डिफरेंस कैसे करना है, कैसे हल करना है, कैसे नहीं करना है, तो आज मेरा डेमो क्लास है करंट अफेयर्स का 5:30 बजे, इसी लिंक से होगी। तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लें, हम इस सवाल के जवाब जरूर देंगे आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, ब्रेक डाउन ऑफ लेक्चर्स में इसमें यह है कि प्री पार्टीशन में तो मैंने आपको इंडियन नेशनलिज्म स्प्लिट करके हिंदू नेशनलिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म विद टू नेशन थ्योरी अच्छा सा तैयार करवाना है। तो जो हफ्ते में 4 दिन हमारे लेक्चर हुआ करेंगे, वो 4 दिन में से एक दिन में हम प्री पार्टीशन का टॉपिक्स किया करेंगे, जो भी हमने करने हैं इसमें, और बाकी दिन हमारे पोस्ट पार्टीशन के टॉपिक्स होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑडियो जा रही, कोई बात नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आपका है ना टेस्ट का सिलसिला ना, जो 5वां दिन फ्राइडे होगा, छुट्टी नहीं होगी आपकी। उस 5वें दिन आप इसी क्लास टाइम के दौरान टेस्ट दिया करेंगे, और क्लास ये नहीं होगा कि लिबर्टी होगी आप घर से टेस्ट लिख के ले आए फिर मुझे सबमिट करा दें। टेस्ट देने का तरीका ये होगा कि जो क्लास शुरू होने का वक्त है, मैं उस टाइम आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप जो क्लास का बना दिया जाएगा उसमें दे दूंगा। आप उसको अपने हाथ से आंसर पेपर पे लिखेंगे। 1 घंटा आपके पास वक्त होगा। कैम स्कैनर से स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में भेज देंगे, और मैं आपको फीडबैक भी पर्सनल व्हाट्सएप पे फीडबैक में दूंगा। तो ये है जनाब ब्रेकडाउन ऑफ लेक्चर्स, दैट्स इट। वैसे ये कहना इस वक्त प्री मैच्योर है कि इंडिया 2 नेशन थ्योरी या इंडिया के जो मामलात मोदी गवर्नमेंट के उसमें हो गए हैं, तो इंडिया दोबारा स्प्लिट होने जा रहा है और पार्टीशन वाली सूरत-ए-हाल होने वाली है। वैसे कुछ नजूमियों की हद तक तो ये बात सही है, अब पता नहीं वो हो पाते नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल एनालिसिस को देखें तो इट सीम्स इम्पॉसिबल। लेकिन इंडिया इंटरनली वीक जरूर हो रहा है, और इंडिया ने अपनी जो बुराइयां छुपाई हुई थी वो अब सामने आ रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन सामने आ रही है उनकी। जी, बुक्स, गुड क्वेश्चन। The Making of Pakistan by K.K. Aziz is one of the best book to understand two nation theory and all events which complements two nation theory. वो पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है। अब आगे पोस्ट पार्टीशन के लिए, तो पोस्ट पार्टीशन के लिए कोई एक बुक दी नहीं जा सकती क्योंकि इतना फैला हुआ है सिलेबस, तो उसमें आपके साथ रेलेवेंट मटेरियल शेयर कर लिया जाएगा, राइट। चलें जी, आपसे हम थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं 5:30 बजे करंट अफेयर्स की डेमो क्लास के साथ। तो आपका जो सवाल रह गया है कि फर्क कैसे करेंगे करंट और पाक अफेयर के क्वेश्चन में, तो इसका जवाब हम वहीं देंगे। और जिन लोगों ने क्लास कंटिन्यू करनी है कल से इसी टाइम पे 4 से 5:30 पाक अफेयर्स और फिर 5:30 से 7 PM करंट अफेयर्स, वो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं सजाद साहब, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और फी अपनी सबमिट करवाएं। थैंक यू, खुदा हाफिज।